हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परमाणु और अणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, और मेनली हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना के बारे में। मोल कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल तरीके से, सरल सिंपल शब्दों में मोल कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। आज तक अगर आपको मोल कंसेप्ट में जो भी डाउट है वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। मोल कंसेप्ट मेरी गारंटी है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आज के बाद कभी गलत नहीं होने वाला है। ये क्लास रीट मेंस लेवल 2 साइंस के लिए, लेवल 1 के लिए, आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस, आरआरबी, एनटीपीसी, एलडीसी वीडियो, उन तमाम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में परमाणु अणु की संरचना, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो फटाफट इसको लाइक कीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में, इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकीकृत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान, जिसको यू यूनिफाइड मास या एएमयू एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक। मोल की बात करेंगे, मोल क्या होता है और इसकी परिभाषा की बात करेंगे। आवागाद्रो नंबर की बात करेंगे, आवागाद्रो नंबर क्या होता है, कितना होता है इसका मान, ठीक है। और मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट पर बेस्ड मैं आपको सारी चीज़ें मोल कंसेप्ट की एक एक डिटेल से बताऊंगा। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर ए, परमाणु भार, एटॉमिक वेट की बात करेंगे, अणु भार की बात करेंगे और वाष्प घनत्व की बात करेंगे। और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न के पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और इससे पिछला वीडियो परमाणु और अणु के बारे में, आपकी परिभाषा और बाकी जो कंसेप्ट है उसके लिए इससे पहला मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान या एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक। देखो इसको समझते हैं ये क्या होता है। परिभाषा की बात करते हैं सबसे पहले। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होती है। देखो, कार्बन 612 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग 1/12 पार्ट को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी कार्बन के देखो दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो इसमें से हमने कौन सा समस्थानिक लिया है, कार्बन का कौन सा परमाणु लिया है, इसमें से हमने कार्बन का 12 वाला परमाणु लिया, कार्बन 12 लिया है। अब कार्बन 12 के यानी कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, इसका जो भी द्रव्यमान होता है उसका 12वां भाग को हम क्या कहेंगे, एक एएमयू कहेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ उसका 12वां भाग क्यों लिया, क्योंकि कार्बन 12, ये जो कार्बन का परमाणु है, इस परमाणु का परमाणु भार होता है 12 एएमयू या 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई। 12 एएमयू 12 है, मतलब आप इसको समझ लो कि 12 ग्राम है एक तरीके से। तो अब बताओ 1 ग्राम कितने के बराबर हो गया, इसका 1/12 भाग, इसका 1/12 भाग बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अगर इसका कुल मास 12 है तो 1/12वें भाग का मास किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1/12 मतलब 12 भाग कर दिया आपने, तब जाके एक का भार जो है वो 1 आएगा। तो 1 एएमयू या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। कार्बन 12 जो ये परमाणु है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का 1/12वां भाग किसके बराबर होगा, 1 एएमयू के बराबर होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, 1 यू के बराबर होगा। ये म्यू बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं और एएमयू अथवा म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मान, एक एएमयू का मान 1.66033 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर देखो ये मास जो है ना, हम परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो परमाणु बहुत ही सूक्ष्म इकाई है, तो इसका द्रव्यमान भी बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इसको जो हमारी सामान्य जो द्रव्यमान की इकाई है ग्राम और किलोग्राम, उसमें इसको मेजर करना, इसको नापना असंभव है। अगर ग्राम किलोग्राम से इस एएमयू की तुलना करें तो ये बहुत कम है। देखो कितना कम है, तो आप यहाँ पर समझो कि एक एएमयू को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें ना, तो एक एएमयू बराबर किलोग्राम में कितना आएगा, एक एएमयू बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलो है, ठीक है। यानी ये 1.6 लगभग, आप इसको 1 मान लो कि 1 को आप 10⁻27 से भाग दे रहे हो, तो ये कितना है, मतलब बहुत कम मास है ये, ग्राम किलोग्राम की बात करें तो, ठीक है।
इसलिए हमें अलग से इस यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो ग्राम किलोग्राम में उससे इनका द्रव्यमान हम मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतने छोटे हैं, इनका इतना कम द्रव्यमान है कि ग्राम किलोग्राम तो इनके लिए बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बहुत बड़ी इकाई हो जाती है। इसलिए हमें एक ऐसी छोटी इकाई की जरूरत पड़ी जिससे हम परमाणु के द्रव्यमान को नाप सकते, मेजर कर सकते। तो उसके लिए हमने इकाई बनाई, यानी वैज्ञानिकों ने इकाई बनाई म्यू जिसको कहते हैं, या AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU। अब देखो इस द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो ये 1 MU का द्रव्यमान जो है 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। इसकी समतुल्य ऊर्जा, यानी इस द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में कन्वर्ट करें हम, जो आइंस्टीन का फॉर्मूला था E = mc², यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, यानी ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये जो इतना द्रव्यमान है, अगर इसको हम ऊर्जा में बदले तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 931 MeV। ठीक है, 931 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV 931 MeV है। 1 MeV ऊर्जा का मान होता है, ये ऊर्जा बहुत कम होती है, 1.6 गुणा 10⁻13 10⁻13 जूल। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है, कार्य और ऊर्जा दोनों की सेम इकाई होती है, ऐसा इकाई जूल है। तो अगर इस MeV, यानी MeV जो ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में ये होती है 1.6 गुणा 10⁻13। तो 1 MU में कितनी ऊर्जा होती है ये ध्यान रखना है। 1 MU का मास किलोग्राम में कितना होता है ये ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो मास, इसका जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में कितना होता है? 1.66 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और इसकी समतुल्य ऊर्जा होती है 931 MeV। और 1 MeV ऊर्जा का मान जूल में कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻13 जूल होता है। ये काम की चीज़ है यहाँ से। अब इसको और डिटेल में समझे अगर हम परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को, तो इसको हम ये लिखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU क्या है कि कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन का एक परमाणु है तो उस कार्बन के एक परमाणु का भार है 12 U या 12 AMU। तो 1 MU कब आएगा? इसका 1/12वां भाग। इसका 1/12वां भाग किसके बराबर हो जाएगा? 1 MU के बराबर हो जाएगा। तो 1 MU या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर हो गई? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर होगी। कार्बन के, यानी कार्बन का भी कौन सा आइसोटोप, कौन सा समस्थानिक? 12। कार्बन 12 के परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? एक द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU कहलाएगी। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो ये बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। क्योंकि कार्बन का जो परमाणु है ना, इसका 1/12वां भाग क्या है? इसका 1/12वां भाग है 1 MU। तो अब इसके 1/12वें भाग से कोई कितना गुना भारी है वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु इस कार्बन के परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर है। क्योंकि इस कार्बन का 1/12वां भाग, कार्बन परमाणु का 1/12वां भाग 1 MU है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 आता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पूरे एक परमाणु का भार किसके बराबर है? इस कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर है। ठीक है, तो ये इस तरह से परमाणु, यानी हम सापेक्ष निकाल रहे हैं यहाँ पर, एक से दूसरे की तुलना करके निकाल रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में सोचा तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन के सापेक्ष बाकी तत्वों का परमाणु भार निकाला, फिर ऑक्सीजन के सापेक्ष बाकी तत्वों का परमाणु भार निकाला, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्याएं थी, कुछ कमियां थी, और लास्ट में फिर उन्होंने कार्बन का चुनाव किया। कार्बन का जो कार्बन 12 समस्थानिक है, इस परमाणु का चुनाव किया, और कार्बन के ये जो कार्बन 12 परमाणु है, इसका परमाणु भार कहा कि भाई इसका परमाणु भाग 12 है। एक तरीके से आप मान लो कि 12 किलो है। अब इसके बराबर बाकी तत्वों के परमाणु को रख के देखते कि कौन इससे कितना भारी है, उस हिसाब से उनका परमाणु भार निश्चित कर दिया। यानी कार्बन का जब एक परमाणु का भार 12 है तो उसके 1/12वें भाग का, यानी उसके 12 टुकड़े कर दिए। एक तरीके से एक परमाणु के कार्बन के आप मानो, उसके टुकड़े हो नहीं सकते, समझाने के लिए बता रहा हूं कि 12 टुकड़े कर दिए। तो पूरे एक परमाणु का भार 12 था तो 12 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े का भार कितना आया? 1 आया, यानी 1 ग्राम कह लो आप इसको एक तरीके से, जैसा ग्राम में हम कहते हैं। अब इस एक टुकड़े के बराबर दूसरा परमाणु रखेंगे, मान लो तुलना में या ताकड़ी में रख रहे, तो इसके 1/12वें भाग के बराबर जो आएगा ना, वो 1 AMU आ जाएगा, या एक परमाणु भार आ जाएगा। अब मान लो कोई 2 टुकड़ों के बराबर हो रहा है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई 8 के बराबर हो रहा है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन 12 जो परमाणु है ना, उसके 1/12वें भाग से कोई परमाणु कितना गुना भारी है, वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट या U कहलाता है। अब बात करते हैं मोल की, कि मोल क्या है।
देखो जैसा मैंने बताया कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी या परमाणु द्रव्यमान इकाई की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम ये बहुत बड़ी इकाइयां थी परमाणु के सापेक्ष परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो फिर एक ऐसी इकाई की जरूरत पड़ी जो इतने कम मास को मेजर कर सके। तो मोल का मतलब देखो वैसे होता है, मोल का मतलब होता है हीप या ढेर, ठीक है। मोल जो है ना इसका मीनिंग होता है हीप या ढेर। तो परमाणु के ढेर का द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी मोल क्या है, तो मोल है पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो सब अणु और परमाणु से बना है। तो पदार्थ की मात्रा यानी उसका द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का द्रव्यमान की ज्ञात करने की ऐसा ही इकाई है ये। मोल क्या है, तो मोल पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने की ऐसा ही इकाई है, द्रव्यमान निकालने की ऐसा ही इकाई है मोल। सो मोल इज द ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा की ऐसा ही इकाई क्या है, मोल है। अब देखो मोल के कंसेप्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हम दो चीजों की अगर बात करें, एक है संख्या और एक है द्रव्यमान, एक संख्या और एक द्रव्यमान। जैसे मैं आपको इसको समझाता हूं कि जैसे अगर हम बात करें कि एक दर्जन, किसी भी चीज का एक दर्जन अगर हम लेवे तो उसमें संख्या फिक्स है भाई, उसका संख्या फिक्स है कि उसमें 12 नंबर ऑफ शॉट्स आएंगे, 12 आइटम आएंगे, ठीक है। एक दर्जन मतलब 12 चीजें, 12 वस्तुएं। लेकिन क्या इन 12 वस्तुओं का द्रव्यमान भी फिक्स होता है? जैसे मान लो अगर हम एक दर्जन केले की बात करें तो एक दर्जन केले में 12 केले आ जाएंगे, लेकिन क्या इनका वजन हमेशा फिक्स रहेगा? यानी कि एक दर्जन केले में, एक दर्जन में जो 12 केले आएंगे उनका वजन भी हमेशा 1 किलो हो, ऐसा फिक्स नहीं है। या मान लो एक दर्जन सेब अगर हम ले तो उसमें सेब तो संख्या तो 12 आ जाएगी, लेकिन क्या उनका द्रव्यमान फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा ना, कि हो सकता है कम हो ज्यादा हो इस तरह से। लेकिन मोल के कंसेप्ट में ये दोनों चीजें फिक्स रहती है। इंटरेस्टिंग चीज है कि मोल का मतलब एक मोल अगर किसी भी चीज का लेवे हम, किसी भी परमाणु का, अणु का, आयन का, इलेक्ट्रॉन का एक मोल अगर हम लेवे तो उस एक मोल में उसकी संख्या भी फिक्स है और उसका द्रव्यमान भी फिक्स है। अब संख्या कितनी है और द्रव्यमान कितना है इसकी हम बात करेंगे। तो एक मोल की संख्या फिक्स है, यानी संख्या उतनी होने वाली है उसमें, और उसका द्रव्यमान भी फिक्स है। तो ये मैं आपको बता दूं, देखो एक मोल में कितनी संख्या होगी। अगर हम एक मोल अणु ले रहे तो उसमें आवागाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। अब ये आवागाद्रो संख्या का मान कितना है, तो इसका मान है 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये आवागाद्रो संख्या है। तो अगर हम एक मोल अणु ले रहे हैं तो उसमें आवागाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, ये तो होगी संख्या। एक मोल परमाणु ले रहे हैं तो उसमें आवागाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे। एक मोल आयन ले रहे हैं या एक मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या वो कण होंगे जो हम ले रहे हैं, कितने? आवागाद्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। अच्छा, अब इनका द्रव्यमान कैसे फिक्स है तो ये बताता हूँ आपको। अगर हम परमाणु ले रहे हैं तो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में। एक मोल अगर अणु ले रहे हैं तो उसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। यानी अणु और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में आ जाएगा एक मोल का द्रव्यमान। जैसे अगर हम एक मोल हाइड्रोजन ले रहे तो अब एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन का परमाणु भार ग्राम में। हम हाइड्रोजन का परमाणु ले रहे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 U। अब इसको ग्राम में चेंज करो, 1 ग्राम। तो एक मोल हाइड्रोजन के परमाणु में 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अब अगर अणु की बात करें कि एक मोल अणु किसका लेवे, चलो जल का अणु ले लेते हैं, ये जल का अणु है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यहां पर अणु लिया कि परमाणु लिया? अणु लिया, तो अणु का जो अणु भार है ना वो ग्राम में हो जाएगा। तो यहां पर ये अणु है, इसका अणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 है। तो इसका अणु भार 18 U है, तो 18 U को 18 ग्राम में कन्वर्ट कर दो, यानी एक मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम। तो दोनों चीजें फिक्स हो गई, द्रव्यमान भी फिक्स हो गया और संख्या भी फिक्स हो गई। ये मोल की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब मोल है क्या, तो मोल यही है कि एक मोल किसी भी चीज का मतलब कि उसमें इतनी चीजें होनी चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होने चाहिए, और उसका द्रव्यमान भी फिक्स है। कितना? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान यानी एक मोल का द्रव्यमान। अब वो एक मोल जिसका भी है, परमाणु का है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, और अणु है तो आणविक द्रव्यमान ग्राम में। और मैं आगे आपको चीजें क्लियर करता हूं, देखो उसको समझते हैं। मोल क्या है, तो मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। एक मोल यानी निश्चित संख्या, और वो निश्चित संख्या क्या है? ये संख्या है 6.022 गुणा 10 की घात 23, यानी ये संख्या आवागाद्रो संख्या है। और ये आवागाद्रो संख्या कितनी होती है? ये होती है 6.022 × 10⁻23,
ठीक है, ये आवागाद्रो संख्या है। तो एक मोल मतलब निश्चित संख्या, एक मोल परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है मोल, और यह संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 है। संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 जो मोल को प्रकट करता है को आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। अतः मोल पदार्थ के कणों की संख्या भी व्यक्त करता है। मोल पदार्थ के कणों की संख्या व्यक्त करता है, मोल पदार्थ का द्रव्यमान भी व्यक्त करता है, दोनों बताता है। अब आवागाद्रो संख्या की बात करते हैं कि आवागाद्रो संख्या क्या है और क्यों है। ये एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे प्रयोग करके ये निश्चित किया गया है, इस संख्या को निकाला गया अलग अलग प्रयोग करके, तो सब में यही संख्या आई, तो इसको आवागाद्रो संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं अभी। किसी तत्व के ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु का मतलब हो गया कि एक मोल में किसी भी तत्व का अगर हम एक मोल लेंगे द्रव्यमान, तो उस एक मोल में उसका कितना द्रव्यमान आएगा, जितना उसका अणु भार है, अगर वो अणु है तो, या परमाणु तो परमाणु भार है, वो आ जाएगा ग्राम में। इकाई चेंज करनी है, यू को जी में कर देंगे तो ये हो जाएगा उसका ग्राम परमाणु या उसका मोलर मास। तो किसी तत्व के ग्राम परमाणु यानी एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है, या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के ग्राम अणु एक मोल में, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु, ये डिपेंड करेगा कि हम परमाणु ले रहे हैं अणु ले रहे हैं, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या भी इतनी होती है, अर्थात 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। इस संख्या को आवागाद्रो संख्या कहते हैं और इसे एन के द्वारा सूचित किया जाता है। एन ए लिखा जाता है, एन यानी नंबर और ए यानी एवोगाड्रो। तो एन का मान कितना, आवागाद्रो संख्या का मान कितना है, 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन बनता है कि आवागाद्रो संख्या का मान निम्न में से कौन सा है। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना 6.022 गुणा 10 की घात 23 ये आवागाद्रो संख्या है। ठीक है, आवागाद्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में इसको रखा गया था। हालांकि संख्या का मान दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला था, तो उसकी बात मैं करूंगा आगे। अब हम मोल संकल्पना को समझते हैं। देखो, मोल पदार्थ या किसी निश्चित मात्रा में निहित कणों, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने का एक मात्रक है। मोल के द्वारा हम परमाणु, अणु और आयन की संख्या को प्रकट कर सकते हैं, इसको प्रकट करने का एक मात्रक है। इसे 1967 में मात्रक के रूप में स्वीकार किया गया था, 1967 में। वास्तव में मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होती है। एक मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु की संख्या। 2 बार 12 12 है, कंफ्यूज मत होना। ये कार्बन 12 मतलब कार्बन का जो कार्बन 12 ये जो समस्थानिक है, ये समस्थानिक है। तो कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी, आवागाद्रो संख्या के बराबर होगी। क्यों होगी 12 ग्राम में, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, 12 यू है। इसको ग्राम में बदलो तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। ये 12 ग्राम क्या हो गया, एक मोल कार्बन परमाणु हो गया। अब अगर हम एक मोल हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो देखो, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, एक मोल हाइड्रोजन का परमाणु यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 यू। अब इस यू को ग्राम में चेंज कर लो, यानी 1 ग्राम। तो एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 ग्राम। और वहीं एक मोल अगर कार्बन का परमाणु है, एक मोल कार्बन का परमाणु है, तो उसमें कितना होगा, 12 ग्राम। अब अगर एक मोल ऑक्सीजन का लेते, एक मोल अगर ऑक्सीजन परमाणु का लेते, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, अणु नहीं परमाणु की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 यू। यू को ग्राम में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल का मतलब क्या हो गया कि एक मोल द्रव्यमान का मतलब हो गया परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ग्राम में है, और इतने में यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, आवागाद्रो नंबर के बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। और 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे, इतने ही आवागाद्रो संख्या के बराबर। और 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, आवागाद्रो संख्या के बराबर ही परमाणु होंगे। यानी हाइड्रोजन के तो 1 ग्राम में 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने परमाणु है। तो ये मोल है, यानी मोल पदार्थ की मात्रा या किसी निश्चित संख्या में निहित कणों, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन आदि की संख्या प्रदर्शित करने का एक मात्रक है। इसे 1967 में स्वीकार किया गया था। वास्तव में एक मोल वो संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होती है। प्रयोग द्वारा पाया गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित होते हैं, और गणना में इसलिए आगे को छोड़ के हम 6.022 गुणा 10 की घात 23 ही लिखते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितना कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है। देखो, कार्बन 12 दो आइसोटोप है, कार्बन के 2 समस्थानिक, कार्बन 12 14, तो हम कार्बन 12 ले रहे, तो कार्बन 12 जो परमाणु है ना, उसके 12 ग्राम में कितने परमाणु है, इतने आवागाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, तो किसी पदार्थ के एक मोल में उस पदार्थ की कितनी मात्रा होगी, जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। ठीक है,
नोट, कण की जगह यहाँ कुछ भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आप कण की जगह आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी ले लो। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें तो मतलब कि उसमें आवागाद्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। अगर 1 मोल जल के अणु ले रहे तो यानी जल के 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे तो आवागाद्रो संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन। 1 मोल आयन ले रहे तो इतने आयन, यानी 1 मोल यानी किसी का भी ले लो उसमें हमेशा ये संख्या फिक्स है, यही नंबर रहने वाला है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो इतने हाइड्रोजन के परमाणु, 1 मोल अगर ऑक्सीजन का परमाणु है तो इतने ऑक्सीजन के परमाणु, अगर अणु है 1 मोल जल के अणु है तो जल के इतने अणु, अगर 1 मोल अमोनिया के अणु है तो अमोनिया के इतने अणु, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फिक्स हो गया। ये जो संख्या है ना मोल, ये लोसिम्त नाम का एक वैज्ञानिक है, लोसिम्त, और इसके साथ और भी कई वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये संख्या ज्ञात की गई थी। अब इन्होंने क्या किया कि एक केमिस्ट्री के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए, एमिडियो अवागाड्रो, इटली के साइंटिस्ट है, तो इनका केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। इनके सम्मान में इस संख्या को, ये जो 6.022 × 10⁻23 है, इस संख्या को इन्होंने अवागाद्रो संख्या कह दिया, एन कह दिया, उसको एन ए से लिखा जाता है। अतः मोल पदार्थ के कणों की अवागाद्रो संख्या भी व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये मोल है। इस प्रकार किसी भी तरह के कण के लिए मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या बटा अवागाद्रो संख्या, यानी कणों की संख्या बटा अवागाद्रो संख्या, ये सूत्र हो जाएगा मोलों की संख्या का। अब देखो ये सूत्र है, मैं आपको बताता हूं, ये यहां पर कुल 6 सूत्र है और इन सूत्रों से आप आंकिक प्रश्न सारे हल कर सकते हो। देखो मोलों की संख्या एन, छोटा एन, स्मॉल एन जो है ना, स्मॉल एन का मतलब है यहां पर मोल की संख्या, मोल की संख्या, स्मॉल एन यानी मोल है, मोल की संख्या। स्मॉल एन जहां पर भी आया छोटा एन वो मोल की संख्या है। और मोल की संख्या हो गया ये, तो स्मॉल एन तो मोल की संख्या हो गया। 3 चीजें हैं, तीनों के पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। और एन का मतलब है कणों की संख्या। जैसे मान लो आपको जो भी पदार्थ के कण दे दिए कि इतने कणों में बताओ कितने मोल है, या जो आपको कणों की संख्या दी हुई होगी प्रश्न में वो, तो कैपिटल एन का मतलब हो गया कणों की संख्या। ठीक है, और एन ओ या एन ए से लिखते हैं ना, ये है अवागाद्रो संख्या, एन ओ, या इसको एन ए से भी लिखते हैं, ये अवागाद्रो संख्या है। तो ये तो नियत है, नियतांक है, कांस्टेंट है अवागाद्रो संख्या। तो कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। स्मॉल एम आया यहाँ पर, तो स्मॉल एम का मतलब है दिया गया मास या दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान, जो प्रश्न में आपको द्रव्यमान देगा वो दिया गया द्रव्यमान होगा, छोटा एम से इसको हम लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान। और बड़ा एम जो है ना, ये है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। ये भी नियत होता है, कांस्टेंट होता है मोलर द्रव्यमान भी। किसी का मोलर द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। अगर वो परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान ग्राम में, और अगर वो अणु है तो अणु द्रव्यमान, अणु का भार, आणविक भार ग्राम में होगा। देखो यहाँ पर स्मॉल एन जो है ना वो मोलों की संख्या है, ये स्मॉल एन। ठीक है, और 2 चीजें कांस्टेंट है, एक तो बड़ा वाला एन जो एन ओ, और कैपिटल एम है ना, ये कांस्टेंट है, नियत है। एन ओ तो अवागाद्रो संख्या है और कैपिटल एम मोलर मास है, ये नियत होती है, सबके लिए नियतांक होती है, बदलेगी नहीं कभी भी। अब बची 2 चीजें और, एक तो बची स्मॉल एम और एक बची कैपिटल एन। जो कैपिटल एन है ये आपसे पूछी जा सकती है, यानी कणों की संख्या, एन यानी कणों की संख्या, और एम यानी द्रव्यमान मास, तो एम यानी दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं इन सूत्रों को कैसे याद रखना और किससे कैसा सूत्र बनेगा। देखो इसका मेन जो सूत्र है वो 2 ही सूत्र है। मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या मतलब कि दिया गया मास बटा मोलर द्रव्यमान, पहला सूत्र तो है ये। दूसरा सूत्र है मोलों की संख्या का, अगर द्रव्यमान न दे के कणों की संख्या दे दे तो दिए गए कणों की संख्या बटा आवागाद्रो नंबर या आवागाद्रो संख्या। देखो आवागाद्रो संख्या में 1 मोल होगा, तो अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर है, यानी आपको जो कण दिए गए वो आवागाद्रो संख्या के बराबर कण दिए गए, यानी यहाँ पर जो आपको कण दिए गए कि मान लो 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन के कितने मोल है, मोलों की संख्या निकालो। तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा आवागाद्रो संख्या। तो दिए गए कण कितने 6.022 × 10⁻23 आवागाद्रो संख्या के बराबर ही कण दे दी, और नीचे भी यही नंबर आ जाएगा, आवागाद्रो संख्या का भी यही मान है 6.022 गुणा 10⁻23। बताओ ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो 1 मोल आ गया ना, यानी 1 मोल में तो आवागाद्रो संख्या के बराबर ही कण होते हैं। तो दिए गए कणों की संख्या बटा आवागाद्रो संख्या से हम जब कणों की संख्या दी हुई तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ये आ गया। अब मैं समझाता हूं आपको इसको। देखो मोलर द्रव्यमान, किसी का भी जो मोलर द्रव्यमान होगा ना उसमें उसका 1 मोल होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 1 ग्राम,
तो अगर आपसे पूछ ले कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के द्रव्यमान में कितने मोल होते हैं, तो 1 ग्राम में 1 मोल होते हैं। तो आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। तो ऊपर दिया गया द्रव्यमान लिखो 1 ग्राम बटा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है 1, तो 1 बटा 1 बराबर 1। तो मोल की संख्या कितनी आ गई, 1। अब चलो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन है, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के कंसेप्ट में देखो, ऑक्सीजन कंसेप्ट अगर देखो ऑक्सीजन परमाणु अगर हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन का अगर परमाणु ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16U। इसको ग्राम में बदल लो तो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ गया, कैपिटल M का मान आ गया। तो 16 ग्राम में तो 1 मोल होता है। अब अगर आपको 16 ग्राम द्रव्यमान दे दे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 16 बटा 16 एक कितने मोल है, 1 मोल हो गया। अब जिस हिसाब से जो भी आपको संख्या देगा कि 32 ग्राम बताओ, 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो दिया गया द्रव्यमान 32 ग्राम बटा ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 ग्राम। अब ये परमाणु न होकर अगर ऑक्सीजन का अणु है O2, तो आणविक भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार जुड़ जाता है। यहाँ पर 2 परमाणु है तो 16 गुणा 2 यानी 32। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 32 ग्राम। तो अब यहाँ पर 32 ग्राम आ जाएगा मोलर मास, कैपिटल M का मान 32 ग्राम। 32 ग्राम में ऑक्सीजन का एक मोल होगा अणु का। तो अब अगर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन देवे तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, अणुओं के, ऑक्सीजन अणुओं के कितने मोल होंगे, 1। अब जितना भी आपको देवे, 16 देवे तो आधा मोल हो जाएगा, 64 देवे तो 2 मोल हो जाएगा। इस हिसाब से हर एक का निकालना है। तो पहले तो ये 2 मेन सूत्र हो गए, मोल की संख्या स्मॉल n, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। और अगर कण दे दे तो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर दिए गए कणों की संख्या n बटा आवागाद्रो कण या आवागाद्रो संख्या NO या Na। ठीक है, ये 2 सूत्र हो गए मेन। ये वाला सूत्र हो गया और ये वाला सूत्र हो गया, ये दोनों मेन सूत्र हो गए। अब बाकी जो 4 सूत्र है ना वो भी इसी से बने। कैसे बने वो बताता हूँ। अभी अगर जैसे मान लो यहाँ से आपको मोलों की संख्या दे दे और ये मोलर मास दे दे और आपसे ये द्रव्यमान पूछ ले, जैसे हाइड्रोजन, जैसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का, जैसे मान लो परमाणु का मोलर मास 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम में ऑक्सीजन का 1 मोल है ना। तो अब ये पूछ ले कि ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान पूछ लिया, ये वाला m पूछ लिया आपसे, तो ये कैसे निकालोगे। तो इस m का सूत्र कैसे बनेगा, देखो वज्र गुणा कर लो, m गुणा 1 बराबर n गुणा m, यानी यहां से स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। यानी दिया गया द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा मोलर मास, ये द्रव्यमान बन गया। यानी फॉर्मूला कैसे बना, देखो ये था मेन फॉर्मूला, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब आपसे पूछ ले कि 4 मोल में, चलो इन दोनों का मान दे दिया आपको, इसका मान दे दिया और इसका मान दे दिया, और इसका पूछा है कि इसका बताओ। जैसे यहाँ पर दे दिया कि 4 मोल, मोलों की संख्या दे दी कि 4 मोल। ठीक है, 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, पूछा क्या, द्रव्यमान m पूछा, ये निकालना। तो आपको इसका फॉर्मूला चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला आप वज्र गुणा करके बना लो। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखो ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू स्मॉल m बटा कैपिटल M। तो इसके नीचे 1 मान के इन दोनों को वज्र गुणा कर लो और इन दोनों को वज्र गुणा कर लो, तो m गुणा 1 यानी m, तो m बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, n गुणा बड़ा M कैपिटल M। ठीक है, यानी मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या यहाँ पर हमको प्रश्न में दी हुई है 4 मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। अब ऑक्सीजन क्या है, परमाणु है, तो परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जितना ऑक्सीजन का परमाणु भार है उसको ग्राम में बदल दो, तो 16 ग्राम। तो 4 गुणा 16 ग्राम, तो 64 ग्राम आ जाएगा। यानी 4 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 64 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से ऐसे निकालना है। तो ये m का फॉर्मूला हो गया यहाँ से। ठीक है, अब अगर मान लो इस फॉर्मूले में आपको मोलों की संख्या नहीं दे रखी है और यहाँ पर कणों की संख्या दे देवे, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है और द्रव्यमान निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यानी आपको तो देखो सीधा इस फॉर्मूले को याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया था, शुरू से बताता हूँ आपको वापस कि किस तरह से हमने फॉर्मूला बनाया था। देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास में, सबसे पहले मैं हमारा मेन बेसिक फॉर्मूला ये था, n इज इक्वल टू स्मॉल m बटा कैपिटल M। अब यहाँ से अगर हमें m का मान पूछ लिया तो हमने इस m का फॉर्मूला बनाया था, और m का फॉर्मूला बना था हमारे पास में, क्या बना था, n गुणा कैपिटल M बड़ा M। अब अगर आपको यहाँ n का मान नहीं देवे, यानी मोलों की संख्या नहीं देके कणों की संख्या दे देवे कि 6.022 या 6 को डबल कर दे 12 कर देवे कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु, हाइड्रोजन के, कार्बन के, किसी के भी हो, उसमें ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होगा, तब आपको कैसे निकालना है। आपको द्रव्यमान निकालने का सूत्र तो ये है, लेकिन इसकी जगह सीधा n का मान नहीं दिया और आपको कणों का मान दे दिया, तो आप
यहाँ से कणों की संख्या निकाल लो इस सूत्र से पहले, n/NO करके जो कणों की संख्या दी हुई है उसको भाग दो अवागाद्रो संख्या का, तो मोलों की संख्या आ जाएगी। तो इस n की जगह ये फॉर्मूला रख दो, ये वाला, इस छोटे n की जगह ये वाला फॉर्मूला रख दो। तो ये द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस n की जगह ये फॉर्मूला रखने पर n/NO रखने पर क्या हो जाएगा, देखो दिए गए कणों की संख्या बटा अवागाद्रो संख्या NO गुणा ये वाला आ जाएगा वापस कैपिटल M। तो ये फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। ये तो द्रव्यमान के हो गए दोनों फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं कणों की संख्या वाले इस फॉर्मूले की। देखो ये हमारा मेन फॉर्मूला है कि n = n/NO, कणों की संख्या, मोल की संख्या निकालनी हो और कणों की संख्या दी हुई हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे अगर आपको मोलों की संख्या और अवागाद्रो संख्या दे के कणों की संख्या पूछ ले कि जैसे मान लो कि 2 मोल या मोलों की संख्या दे दे कि 2 मोल में 2 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 2 मोल कार्बन परमाणु में कार्बन के कितने परमाणु होंगे निकालो। तो निकालना क्या है, कार्बन के परमाणु यानी परमाणु की संख्या। तो इसका सूत्र बनाना पड़ेगा कैपिटल N का। तो कैपिटल N का वही वज्र गुणा करके इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके सूत्र बनाओ। तो कैपिटल N यानी कणों की संख्या निकालनी है, तो सूत्र क्या बन गया, मोलों की संख्या छोटा n गुणा अवागाद्रो संख्या बन गया। ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र बन गया ये रहा, ठीक। अब कितने मोल है, 2 मोल है। 1 मोल में अवागाद्रो संख्या के बराबर होते हैं, तो 2 मोल में अवागाद्रो संख्या का दुगुना हो जाएगा। जितने मोल है 2 गुणा अवागाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। इस तरह से हम कणों की संख्या निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो इसमें आपको क्या करे कि ये मोलों की संख्या नहीं देवे और द्रव्यमान दे देवे यहाँ पर, और फिर पूछे कि कणों की संख्या निकालो, तब आप यहाँ पर n का द्रव्यमान वाला फॉर्मूला रख लो। n का द्रव्यमान वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला रहा, ये वाला, n = m/m, स्मॉल m/M। तो इस n की जगह आप ये फॉर्मूला रख लो, n का बन जाएगा। कैसे रखना देखो बताता हूँ शुरू से। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये निकालना है हमको। तो हमने ये n का फॉर्मूला अभी बना लिया था कि मोलों की संख्या गुणा अवागाद्रो संख्या, ये बना लिया था। अब हमें यहाँ पर n का मान नहीं देके द्रव्यमान दे दिया ये वाला, तो आप इस n का ये फॉर्मूला रखो यहाँ पर। तो दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N बराबर, यहाँ पर मोल की संख्या n नहीं देके द्रव्यमान दे दिया, तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा अवागाद्रो संख्या, ये बन गया फॉर्मूला हमारा ये वाला। तो इस तरह से ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं जो बन जाते हैं। मेन जो 2 फॉर्मूले हैं इन्हीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं, तो आप ये याद करो। एक तो ये फॉर्मूला है, दिया गया ऊपर लिखना है, ठीक है। मोलों की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवागाद्रो, और मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान छोटा m बटा मोलर द्रव्यमान। नीचे कांस्टेंट आएगा, स्थिर आएगा, नियतांक आएगा। ये दोनों ही मान, ये दोनों ही राशियां नियतांक है, मोलर द्रव्यमान और अवागाद्रो संख्या। तो ये होगी फॉर्मूला की बात। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। अब मोल का द्रव्यमान से संबंध मैंने आपको बता दिया। अभी ये द्रव्यमान से किस तरह से संबंध है, तो मोल का द्रव्यमान से क्या संबंध है, अभी हमने डिस्कस किया कि मोल n = गिवन मास अपॉन कैपिटल मास, यानी दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यानी ग्राम में भार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बटा परमाणु भार, अगर परमाणु है तो, और अगर अणु है तो ग्राम में भार बटा अणु भार हो जाएगा मोलों की संख्या। किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा को ग्राम द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यानी मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ चाहे अणु परमाणु कुछ भी है, उसका 1 मोल द्रव्यमान क्या कहलाता है, 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में होता है। जो भी उसका परमाणु है तो परमाणु भार ग्राम में, और अणु है तो अणु भार ग्राम में, उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, किसी गैस के 1 ग्राम अणुओं का 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 मिलीमीटर दाब, वायुमंडलीय दाब, अर्थात नॉर्मल ताप और दाब, यानी सामान्य ताप और दाब, एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर जो आयतन होता है ना, उससे ग्राम अणु आयतन कहते हैं। ग्राम अणु आयतन किसे कहते हैं, ग्राम अणु आयतन कहते हैं कि सामान्य ताप और दाब। अब पहले तो ये पता करो कि सामान्य ताप और दाब कितना होता है। तो सामान्य ताप यानी 0 डिग्री ताप, और दाब यानी 760 मिमी, 760 mm, 760 मिलीमीटर। तो इस सामान्य ताप और दाब पर 1 ग्राम अणु का जो आयतन होगा ना, किसी गैस के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होगा ना, वो उसका ग्राम अणु आयतन कहलाता है। और सभी गैसों के लिए ग्राम अणु आयतन का मान 22.4 लीटर होता है। यानी सभी गैसों का, चाहे कोई सी भी गैस है, उसका ग्राम अणु आयतन, यानी कि 1 ग्राम अणुओं का सामान्य ताप और दाब पर कितना आयतन होगा, 22.4 लीटर। ये कांस्टेंट है। अर्थात प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल का आयतन, गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी पर, सामान्य ताप और दाब पर कितना होगा, 22.4 लीटर।
एक मोल किसी गैस का एक मोल, कोई भी गैस है उसका एक मोल है ना, गैस का एक मोल यानी जो भी गैस है उसका अणुभार जो है वो हो जाएगा ग्राम में। तो गैस का एक मोल है ना, इसका आयतन एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 760 mm पर कितना होगा इस गैस का आयतन? गैस के एक मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा सामान्य ताप और दाब पर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या की, एटॉमिक नंबर जिसको जेड से लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर NUMBE आ रहा था, स्पेलिंग थोड़ी गलत लगी, जेड इसका सिंबल है परमाणु क्रमांक का। देखो परमाणु क्रमांक क्या है तो इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक जेड एटॉमिक नंबर कहते हैं। नाभिक में कोई भी परमाणु, उसके नाभिक में दो कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव यानी धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी आवेश रहित कण होता है। तो कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक है। जैसे हम परमाणु क्रमांक पढ़ते, एक पर हाइड्रोजन है, दो पर हीलियम है, तीन पर लिथियम, चार पर बेरिलियम, इस तरह से पढ़ते जाते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये जो परमाणु क्रमांक है इसका मतलब है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है। अगर जिसका परमाणु क्रमांक 6 यानी उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 50 है यानी उसके नाभिक में 50 प्रोटॉन है। अगर किसी का 10 है परमाणु क्रमांक तो उसके नाभिक में 10 प्रोटॉन है। यानी परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने सन 1913 में यह प्रमाणित किया था कि तत्व का मूल गुण परमाणु क्रमांक न कि परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी इस मोजले के नियम पर ही आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी, इससे पहले इसने मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी मेंडलीव की, तो उसने तत्वों का जो मूल गुण माना था ना वो परमाणु भार को माना था, और परमाणु भार से कुछ कमियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए फिर बाद में मोजले ने यह सुझाव दिया 1913 में कि परमाणु भार की बजाय तत्वों का ज़्यादा बेसिक गुण या ज़्यादा मूल गुण क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो अब परमाणु क्रमांक के हिसाब से पूरी आवर्त सारणी बनी हुई है। परमाणु क्रमांक के हिसाब से सारे परमाणु को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। तो मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया था। आधुनिक आवर्त नियम, ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? वैज्ञानिक मोजले ने दिया था। कब दिया था? 1913 में। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम यह है कि सभी परमाणुओं की जो आवर्तिता होती है वो उनके परमाणु क्रमांक की वजह से होती है। द पीरियोडिसिटी इज बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो ये हो गई बात मोजले साहब की। 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया था, और ये क्या है कि तत्वों का मूल गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सामान्य अवस्था में नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक जेड हो गया। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या एक की। देखो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो मान लो दोनों को एक एक इकाई मान लेते हैं कि प्रोटॉन का एक इकाई द्रव्यमान है, तो एक प्रोटॉन का एक इकाई द्रव्यमान है, तो एक न्यूट्रॉन का भी एक इकाई द्रव्यमान होगा। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान किसका द्रव्यमान होगा? उस परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग। अब मान लो किसी में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी एक इकाई, तो एक इकाई प्लस एक इकाई बराबर 2 इकाई, यानी उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 2 हो गया। तो द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, यानी प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि द्रव्यमान किसकी वजह से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या हो गई? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, P+N द्रव्यमान संख्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इसे A से लिखते हैं। परमाणु X को ZXA के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर Z उसका परमाणु क्रमांक है, A उसकी द्रव्यमान संख्या है। किसी भी परमाणु को इस रूप में लिखा जाता है। जैसे हम कार्बन को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका Z लिखेंगे, सबसे नीचे की लोअर केस में यहाँ पर 6 Z यानी परमाणु क्रमांक। फिर अब उसका प्रतीक बनाएंगे, उसका चिन्ह लिखेंगे कार्बन, और अब यहाँ पर ऊपर की तरफ उसकी द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, जैसे कार्बन 12। इसी तरह से कार्बन का दूसरा समस्थानिक है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 14। यहाँ पर 12 और 14 जो ऊपर लिखी गई है ना, ये द्रव्यमान संख्या है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो ZXA के रूप में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, उनको ऐसे लिखते हैं 1H1, 1H2 और 1H3।
ठीक है। देखो नीचे जेड तीनों का एक ही है, जेड यानी परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या तीनों में एक 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 है, और ऊपर द्रव्यमान संख्या देखो तीनों की अलग अलग है, 1 2 और 3 आ रही है, और द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, इसीलिए तो द्रव्यमान संख्या 1 है। अब इसमें द्रव्यमान संख्या 2 है, यानी प्रोटोनों की संख्या 1 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 1, तो इसमें 1 न्यूट्रॉन है, 1 प्लस 1 2, और इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या p प्लस n बराबर a होता है। तो यहाँ पर p कितना है, p तो 1 है, और n कितना है, n का मान कितना है देख लो आप यहाँ से, इस ऊपर वाले a में से z नीचे वाला घटा दो तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 3 माइनस 1 न्यूट्रॉन की संख्या 2, यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है ना अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या, तो a माइनस जेड कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस जेड। द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 है और प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 3 माइनस 1 2, यानी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक 3 माइनस 1 बराबर 2। न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड और द्रव्यमान संख्या को ए से लिखा जाता है। ध्यान रखना, इनके प्रतीक का ध्यान रखना, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो अब बात करते हैं परमाणु भार की। देखो परमाणु का जो भी भार होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का भार होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में रहते हैं और उन्हीं का भार होता है। इलेक्ट्रॉन जो बाहर कक्षाओं में रहते हैं उनका भार प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के भार के कंपैरेटिवली 2000 टाइम्स यानी लगभग 2000 गुना के आसपास कम होता है। तो अगर किसी कण का भार 2000 गुना किसी दूसरे कण से कम है तो मतलब उस पहले कण का भार तो कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का भार परमाणु के भार में शामिल नहीं होता, केवल परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार ही परमाणु भार में शामिल होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। इसलिए किसी परमाणु का परमाणु भार उसके नाभिक का ही भार होता है, न्यूक्लियस का ही भार होता है। तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब ये कार्बन 12 परमाणु का 12वां भाग के द्रव्यमान को क्यों लिया, क्योंकि कार्बन 12 ये है समस्थानिक, इसके एक परमाणु का परमाणु भार होता है 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई 12 म्यू, ठीक है। तो इसके 1/12वें भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 यू हो जाएगा, 1 म्यू हो जाएगा, 1 एमयू हो जाएगा। तो 1 एमयू के बराबर यानी परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के बराबर द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है, एक परमाणु भार कहलाता है। इस प्रकार यह संख्या तत्व के एक परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान के अनुपात को प्रकट करती है। भाई ये कार्बन 12 जो है ना, इस कार्बन 12 का द्रव्यमान है 1, कार्बन 12 के 12वें भाग का द्रव्यमान है 1, ठीक है। तो अब इससे दूसरे का अनुपात दिखाना है हमको। इस कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग के अनुपात में दूसरे परमाणु का भार कितना है। अगर 1 है दूसरे का, दोनों का इसके बराबर है तो उसका परमाणु द्रव्यमान 1, जैसे हाइड्रोजन। अगर इससे कोई 8 गुना भारी है तो उसका परमाणु भार 8, ठीक है। तो परमाणु भार क्या हो गया, परमाणु भार हो गया कि कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान के सापेक्ष उसका कितना भार है। तत्व का परमाणु भार यानी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का भार, ठीक है। मान लो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान है 16, ठीक है। तो 16 बटा कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का भार, तो कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का भार होता है 1, तो 16 बटा 1 यानी उसका द्रव्यमान कितना हो गया 16, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है। किसी तत्व के परमाणु भार को एमयू एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। अणु भार की बात करते हैं तो परमाणु भार यानी परमाणु का भार और अणु भार यानी अणु का भार। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं तो परमाणु भार का योग ही अणु भार हो जाएगा। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु एकता 2 होती है, दोनों परमाणु ने मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु की रचना करी O2। तो अब ऑक्सीजन का इस अणु का जो अणु भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों परमाणु के परमाणु भाग का योग हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार है 16 म्यू या 16 एमयू, तो 2 परमाणु है तो 16 + 16 32, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 32 यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अणु भार निकाला जाता है, अणु का भार। अब जैसे जल के अणु की बात करते हैं तो जल का अणु होता है H2O। जल के अणु में जो परमाणु है उन परमाणुओं का परमाणु भार का योग ही जल के अणु भार के बराबर हो जाएगा। अब जल में 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1 यू, तो 2 का कितना हो जाएगा 1 × 2 यानी 2 यू तो हो जाएगा हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो एक परमाणु का परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 × 1 परमाणु तो 16 यू, तो 16 यू और 2 यू हाइड्रोजन का तो 18 यू। तो इसका जल का कितना हो गया भार 18 AMU या 18 यू हो गया, ये अणु भार होता है,
किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या जो ये प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कंपैरिजन वहीं से करना है, कार्बन 12 से ही करना है। कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कोई कितना भारी है या हल्का है, वही उसका परमाणु और अणुभार हो जाता है। तो अणुभार क्या हो गया, पदार्थ के एक अणु का भार बटा कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग का भार। यानी कार्बन के, जैसे मान लो जल, जैसे जल का अणुभार 18 है, तो 18 बटा कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग, तो कार्बन 12 का भाग होता है, कार्बन का भार होता है 12 गुणा इसका 1/12वां भाग 1/12, तो 12/12 यानी गुणा 1, तो 18/1। कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग का भार 1 होता है, तो 18/1 यानी जल का भार कितना आ गया 18। ठीक है। किसी तत्व या यौगिक का अणुभार उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। किसी तत्व का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। बस ये याद रखो, अणुभार, ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई यहाँ पर कि अणुभार क्या होता है, उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। तो वाष्प घनत्व अणुभार का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, वाष्प घनत्व अणुभार का आधा और अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना। किसी गैस का वाष्प घनत्व वह संख्या है, अब वाष्प घनत्व क्या है इसको समझते हैं। देखो वाष्प घनत्व किसे कहते हैं, वेपर डेंसिटी। तो इसको हाइड्रोजन से तुलना करने पर, हाइड्रोजन से तुलना करता है कि हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व है उससे किसी दूसरी गैस का घनत्व का अनुपात कितना है, यानी उससे कितना भारी है या हल्का है, वो उस गैस का वाष्प घनत्व हो जाएगा। किसी गैस का वाष्प घनत्व वह संख्या है जिससे ज्ञात होता है कि उस गैस की वाष्प उसी समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली हाइड्रोजन गैस से कितना गुना भारी है। समान ताप, दाब और समान आयतन, जितना गैस का आयतन लिया, जितना हाइड्रोजन का आयतन है उतना ही, जितना गैस का आयतन है उतना ही हाइड्रोजन का आयतन लेना है, उतना ही ताप और उतना ही दाब पर वो हाइड्रोजन के आयतन से कितना गुना भारी है, वो उस गैस का वाष्प घनत्व हो जाएगा। यानी वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा, यानी गैस के किसी आयतन का भार बटा उसी ताप और दाब पर हाइड्रोजन, समान आयतन वाली हाइड्रोजन का भार। अगर मान लो हमने गैस का 1 लीटर लिया, उस 1 लीटर आयतन का भार कितना है, मान लो उस आयतन का भार है 200 ग्राम या कुछ भी मान लेते चलो। तो अब इसी ताप पर, जैसे 0 डिग्री पर लिया या 760 mm पर लिया, जितने पर भी लिया, उसी ताप और दाब पर इतनी ही हाइड्रोजन लेनी है। 1 लीटर हाइड्रोजन का भार कितना है, मान लो कि हाइड्रोजन का भार है 100 ग्राम। ठीक है, तो 200 बटा 100 2, तो उस गैस का वाष्प घनत्व कितना आ गया 2। यानी हाइड्रोजन से वो गैस अगर 2 है ना, मतलब हाइड्रोजन से वो दुगनी भारी है। अगर उसका वाष्प घनत्व 1 है यानी वो हाइड्रोजन के बराबर ही भारी है। अगर 4 है तो हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है। और वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है। वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है, अणुभार वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। अणु दुगना होता है, अणु दुगना होता है, ऐसे याद रख लो, अणु दुगना। जैसे ऑक्सीजन का अणु मतलब 2 आता है ना, ऑक्सीजन 2 परमाणु, तो यहाँ 2 से आप दुगना याद रख लो कि अणुभार क्या होता है, अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है। अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है, यानी वाष्प घनत्व गुणा 2। तो ये वाष्प घनत्व था। ठीक, आज की क्लास में हमने एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU के बारे में पढ़ा, मोल के बारे में पढ़ा, अवोगाद्रो संख्या के बारे में पढ़ा, मोल संकल्पना, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, अणुभार और वाष्प घनत्व के बारे में पढ़ा। इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन पर इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड मैं MCQ लेकर आ रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।